नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं चंबल की पावन धरती से ताज केयर इंस्टीट्यूट के राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। ध्यान दीजिएगा, मैं ले रहा हूं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और राजस्थान का संविधान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1, मेवाड़ प्रजामंडल। प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। और किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले संस्थापक कौन माने जाएंगे? तो माने जाएंगे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की थी। और इसका जो पहला अध्यक्ष बने थे वो बने थे बलवंत सिंह मेहता। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। अब अभी ये जो मेवाड़ प्रजामंडल बना, ये बना 24 अप्रैल 1938 को। और आप देखिएगा, ये जो प्रजामंडल बने 1938 में, ये एक साथ 6 प्रजामंडल राजस्थान में बने थे। एक साथ 6 प्रजामंडल। कारण क्या था एक साथ प्रजामंडल बनने का? तो ध्यान दीजिएगा, हुआ ऐसा था कि 1938 में 1938 में हरिपुरा, 1938 में हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ये हुआ था किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा गुजरात में 1938। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो इस अधिवेशन में 1938 के इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार प्रजामंडल आंदोलन को अपनी ही पार्टी का आंदोलन बताया था। तो ऐसे हालत में हुआ ऐसा कि इस बात का प्रभाव ये पड़ा मित्रों कि इस समय पर ये जो कांग्रेस पार्टी थी, ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो जब कांग्रेस पार्टी ने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दे दिया, उस पर अपना हाथ रख दिया, तो प्रजामंडल करने वाले कार्यकर्ताओं को एक तरह से संजीवनी मिल गई। तो इसी साल 1938 के वर्ष में ही जैसे ये घोषणा हुई, वैसे ही राजस्थान में एक साथ 6 प्रजामंडल बने थे। अब ये कौन कौन से थे? तो एक तो बना था ए फॉर अलवर। एक प्रजामंडल तो कौन सा बना था आपका? अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरिनारायण शर्मा थे। फिर बना बी फॉर भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव ने की थी। फिर सी फॉर बना करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी 1938 में ही। फिर डी फॉर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हें थे कृष्णदत्त पालीवाल। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी रियासत में कहूंगा, इससे दुनिया की सबसे बड़ी रियासत कहें तो राजस्थान की सबसे बड़ी हो जाएगी मेवाड़ यानी उदयपुर। तो उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई इसी साल। माणिक्यलाल वर्मा ने की बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। इसकी तारीख मिलती है 24 अप्रैल 1938। तो तारीख पूछ ली जाती है आपसे। और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। तो ये सारे जो प्रजामंडल थे ये 1938 में बने थे। ये सारे प्रजामंडल कब बने थे? 1938। ऐसे हालत में ध्यान रखना, ABCD 1938 में बने 6 प्रजामंडल, जिसमें ABCD सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर। सबसे बड़ी यानी मेवाड़ उदयपुर और सबसे छोटी यानी शाहपुरा। ये सारे के सारे प्रजामंडल कब बने? 1938 में। तो इस प्रकार 1938 के वर्ष में एक साथ 6 प्रजामंडल बने, जिसका कारण क्या था? हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार प्रजामंडल आंदोलन को अपनी ही पार्टी का आंदोलन, कांग्रेस का ही आंदोलन बता दिया। तो इसलिए प्रजामंडल करने वाले कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिल गई, पावर मिल गई। तो आप देखिए, इसीलिए 1938 के वर्ष में राजस्थान में एक साथ बने थे ये 6 प्रजामंडल, ABCD सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ऐसे हालत में ये पूछ रहा है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो अवश्य 1938 में हुई थी, पर इसकी तारीख याद रखनी है आपको। इसी एकमात्र प्रजामंडल की तारीख RBSE बोर्ड में दे रखी है 24 अप्रैल 1938 को। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1938। प्रश्न नंबर 2, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय
1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1832 में मैं कहूं राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी अजमेर में। उसके बाद उन्होंने राजस्थान में नियंत्रण स्थापित करने के लिए अभी राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां बना रखी थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? कुल मिलाकर थी 6 सैनिक छावनियां। अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? तो अभी इसके लिए एक बुक में लिखा है, ऐसे कैसे आप याद कर लीजिएगा। एनी ना ब्याह देखे, राजस्थान में क्रांति के समय स्थापित की गई 6 सैनिक छावनियां, अंग्रेजों के द्वारा जो 6 सैनिक छावनियां बना रखी थी वो कौन कौन सी थी? तो एनी ना ब्याह देखें, एनी नामक एक लड़की है जिसका क्या देखना है आपको? ब्याह देखना है। यहां पर आएंगे आपके सामने 6 नाम, यहां पर आएंगे आपके सामने कितने नाम? 6 नाम। ऐसे हो जाएगा एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी आज वर्तमान में एरिनपुरा पाली में पड़ता है, पर उस समय मारवा रियासत का हिस्सा था और यहां पर जो बटालियन थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। एरिनपुरा छावनी में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। फिर नी से हो जाएगा नीमच। ध्यान देना, क्रांति 1857 के समय ये जो नीमच प्रांत था ये वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में, किंतु ये उस समय पर मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। तो नीमच में जो सैनिक छावनी थी वो थी मेवाड़ मालवा रेजिमेंट। इसका नाम था मेवाड़ मालवा रेजिमेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मेवाड़ के अंडर में था और मूल रूप से नीमच पड़ता है मालवा मध्य प्रदेश में। यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ मालवा रेजिमेंट। फिर ना से बना लेंगे आप नसीराबाद, ना से बना लेंगे आप नसीराबाद। और नसीराबाद में क्रांति के समय वैसे तो 3 टुकड़ियां थी, एक तो 15वीं एनआई थी, एक 30वीं एनआई थी और एक पहली बंबई लॉन्चर्स थी। लेकिन आपको एक टुकड़ी का नाम अवश्य याद रखना पड़ेगा, 15वीं एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहां पर थी, क्योंकि इसी सैनिक टुकड़ी ने राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह प्रारंभ किया था। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश हुआ था। फिर ब्याह से हो जाएगा ब्यावर, ब्याह से हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर अभी एक सेपरेट जिला हो गया, पहले अजमेर में था ये। तो अभी यहां पर थी मेरवाड़ा बटालियन। यहां पर कौन सी बटालियन थी? मेरवाड़ा बटालियन। यहां पर थी मेरवाड़ा बटालियन। मेर जाति के लोगों पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी ब्यावर में। यहां पर आ रहा अगला अक्षर दे से हो जाएगा देवली। और ये देवली जो था क्रांति के समय कोटा के अंडर में था, कोटा रियासत के अंडर में था। तो यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था कोटा रेजिमेंट, का नाम था कोटा रेजिमेंट। और कैसे हो जाएगा? खेरवाड़ा। कैसे क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा। और ये जो खेरवाड़ा छावनी थी, ये खेरवाड़ा जो स्थान है ये उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर यानी मेवाड़। और यहां पर है मेवाड़ में किसकी संख्या ज्यादा? भीलों की। तो मेवाड़ भील कोर यहां पर थी, मेवाड़ भील कोर। तो क्रांति के समय राजस्थान में कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियां थी। याद कीजिएगा, एनी ना ब्याह देखे, ये 6 सैनिक छावनियां, और इनमें जो टुकड़ियां थी उनके मैंने यहां पर नाम लिखे। अब ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, इन 6 सैनिक छावनियों में से आप देखिएगा एक तो आपके ब्यावर छावनी में और एक खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई थी। बाकी सभी छावनियों में क्रांति यहां पर हुई थी। तो इस प्रकार ये 6 सैनिक छावनियां क्रांति के समय यहां पर विद्यमान थी। अभी आपके आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास की जो किताब है राजस्थान की संस्कृति एवं इतिहास, उस पुस्तक में लिखा है कि इन 6 सैनिक छावनियों में कुल मिलाकर 5000 भारतीय सैनिक थे। इन 6 सैनिक छावनी में कुल मिलाकर कितने भारतीय सैनिक थे? 5000 भारतीय सैनिक थे। और इनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। यहां पर थे खाली 30 अंग्रेज अधिकारी, यहां पर थे खाली 30 अंग्रेज अधिकारी थे 30 कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप देखिए इन छावनियों में एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। तो कुल मिलाकर राजस्थान में क्रांति के समय ये 6 सैनिक छावनियां थी। एनिना ब्याह देखें और इनमें जो टुकड़ियां थी उनके मैंने यहाँ नाम लिखे। और इन 6 सैनिक छावनी में कुल मिलाकर 5000 भारतीय सैनिक थे और इनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। यहां पर थे खाली 30 अंग्रेज अधिकारी जो उनको कंट्रोल करते थे। और एक और बात, एक तो ब्यावर छावनी और एक खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई थी। तो ये 6 सैनिक छावनियां आपके क्रांति के समय राजस्थान में विद्यमान थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 सैनिक छावनी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। कौन सा आभूषण, कल्चर का क्वेश्चन आ गया, कौन सा आभूषण गले में
गले में नहीं पहना जाता। अब गले के आभूषण आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि कौन सा आभूषण जो है वो गले में नहीं पहना जाता। देखिएगा, एक ट्रिक बनाइए आप लोगों के लिए। ताती आज बम का मांच देती है। ताती आज बम का मांच देती है। ये है गले के आभूषण, गले में पहने जाने वाले, महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाले विभिन्न आभूषण। अब यह कौन कौन से आभूषण है, ये आगे चर्चा करते हैं इनकी। ता से हो जाएगा ताकली। ता से क्या हो जाएगा? ताकली, गले में पहनी जाती है। ती से हो जाएगा तिमणिया। ती से हो जाएगा तिमणिया। आज से हो जाएगा पूरा का पूरा ही आड़ चंदन हार। से हो जाएगा आड़ चंदन हार। आज से हो जाएगा आड़ चंदन हार। ब से हो जाएगा बजंती। बजंती कैप्सूल जैसा गले में पहनती महिलाएं, बजंती। और म से हो जाएगा मंगलसूत्र। म से हो जाएगा मंगलसूत्र, जानते हैं सभी लोग। इसके बाद का से हो जाएगा कांठला। का से हो जाएगा कांठला। फिर मां से हो जाएगा मांदलिया। मांदलिया भी कहां पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। च से हो जाएगा चंपाकली। च से हो जाएगा चंपाकली। और इस हा से हो जाएगा हसली। इस हा से हो जाएगा हसली। तो गले में पहने जाने वाले प्रमुख प्रमुख आभूषण याद कीजिए इसको। ताती आज बम का मांच देती है। ताती आज बम का मांच देती है, ये गले के आभूषण है। तो आप देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ढूंढ लीजिए इनमें से। मांदलिया है, मांदलिया आ रहा है आपके सामने, मांदलिया है यहाँ पर। पूरा तिमणिया भी है यहाँ पर। उसके बाद आंवला, आंवला नहीं है, कांठला भी है यहाँ पर। आंवला हाथों में पहना जाता है, मोटा कड़ा, या पांव में पहना जाता है। ये आंवला जो है ये पांव का या हाथ का आभूषण। पैर में भी पहना जाता है आंवला, और हाथ में भी पहना जाता है। देखिए हाथ में भी कड़े पहनती महिलाएं मोटे मोटे, और पांव में भी कड़ा पहनती मोटा चांदी का, उसको आंवला कहते हैं। तो ये आंवला आभूषण जो है पांव और हाथ का होता है, जबकि ये बाकी जो अन्य लिखे हैं वो सारे किसके हैं? गले के आभूषण है। देख लीजिए ये रहे आपके सामने, ताती आज बम का मांच देती है, गले के आभूषण। तो इसमें से आप देख रहे हैं आंवला जो है वो यहाँ पर गले में नहीं पहना जाता, पांव या हाथ में पहना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंवला। कौन सा नहीं है? तो आंवला नहीं है, जो हाथ या पांव में पहना जाता है, बाकी सारे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बताइएगा? भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन, एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन, और साथ ही साथ राजस्थान में होने वाले सभी किसान आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत कहां पड़ता था? ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था बिजोलिया, जहां पर आंदोलन का प्रारंभ कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था। यहाँ का जो राव था, जागीरदार था, वो कौन था? ये कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जिसे किशन सिंह भी कहा जाता है, ये समय 1897 में प्रारंभ हुआ था। 1897 से प्रारंभ होकर यह आंदोलन 1941 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था। ये जो राव कृष्ण सिंह था, ये राव कृष्ण सिंह गोविंद राव की जगह पर, गोविंद राव की मृत्यु हुई थी 1894 में। उसके बाद राव कृष्ण सिंह यहाँ का ठिकानेदार बना। इस राव कृष्ण सिंह ने यहाँ के किसानों पर 84 प्रकार की, कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी। 84 प्रकार की लाग बाग लगाने के कारण, लगान और बेगार लगाने के कारण अब ये यहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था 1897 में। गिरधरपुरा गांव, कौन से गांव से स्टार्ट हुआ था? ये गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ एक किसान हुआ करता था, उसके पिताजी का मृत्यु भोज था। तो वहां पर साधु सीताराम दास, अगर आपसे पूछे आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ है, तो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास जो थे उनके नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और फिर बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के हाथों में आ गया। तो विजय सिंह पथिक
विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को अब ये पूरे भारत में प्रचारित करने का काम किया। साथ ही साथ इस आंदोलन को उन्होंने पूरे अब ये बहुत परवान चला, उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से पूरे देश में, भारत में फैलाने का काम किया विजय सिंह पथिक। तो वास्तविक जनक अगर कहेंगे तो विजय सिंह पथिक है, जिनका मूल नाम क्या बताया था कल के पेपर में मैं आपको, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। तो ऐसे हालत में अभी ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इसका प्रारंभ 1897 में हुआ था राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में। राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया का ठिकानेदार था, इसने 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी, जिसके विरोध में किसानों ने साधु सीताराम दास के नेतृत्व में गिरधरपुरा गांव से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का वास्तविक जनक कहा जाएगा विजय सिंह पथिक। ये जो आंदोलन था ये 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। अब ये पहला चरण चले था 1897 से लेकर 1915 तक। पहला चरण चला 1897 से लेकर 1915। सेकेंड चरण दूसरा चला था 1915 से लेकर 1922-23 तक, 1915 से लेकर 1922-23 तक। और तीसरा और अंतिम चरण जो चला वो चला था 1922-23 से लेकर 1941 तक, खत्म होने तक। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन जो था वो 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में संपादित हुआ था। और ये 3 चरण कहां तक चले थे? 1897 से लेकर 1941 तक। तो पहले चरण में तो साधु सीताराम दास का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरे चरण में आकर इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 में राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में हुआ था। इसने कितने प्रकार की लाग बाग लगाई थी? तो 84 प्रकार की लाग बाग इसने लगा दी थी, जिसमें एक कर जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाए चौरी कर। कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में यहाँ के किसानों पर चौरी कर लगाया गया था। चौरी कर 1903 में लगाया था इसी कृष्ण सिंह। अब ये चौरी कर के अनुसार चौरी मंडप को कहते हैं, जहां शादी होती है, दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, उस मंडप को चौरी कहा जाता है। तो चौरी बनती है लड़की की शादी के समय। किसान अब ये बिजोलिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर इस चौरी कर के अनुसार बिजोलिया के ठिकाने में 5 रुपए या 13 रुपए जमा करवाने होते थे। ये दोनों ही आंकड़े आपकी सरकारी किताबों में लिखे, 5 रुपए भी लिखे या 13 रुपए भी लिखे। तो अभी इसी के मतलब इसी कृष्ण सिंह ने जो 84 प्रकार की लाग बाग लगाई थी, उसके विरोध में बिजोलिया के धाकड़ जाति किसानों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था 1897 में गिरधरपुरा गांव से। आगे चलते हैं, 3 चरणों में हुआ है। ये 3 चरण आपके सामने है। यहां पर प्रश्न नंबर 5, बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ही ठिकाना था। बेगू भी कहां का? मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ही ठिकाना था। और यहां भी धाकड़ जाति के किसानों की अधिकता थी। तो अभी यहाँ पर ये जो बेगू किसान आंदोलन था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से मोटिवेट होकर, प्रेरित होकर हुआ था। तो ऐसे हालत में बेगू के जो किसान थे उन पर 53 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया था आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन पथिक ने समय का अभाव बताकर इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष रामनारायण चौधरी को सौंपा था। तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में अभी गई ये मेनाल पड़ता है। मेनाल का एक स्थान है भेरूकुंड। मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में। कब प्रारंभ हुआ है? 1921 में हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है? तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से। तो इस प्रकार अभी बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था रामनारायण चौधरी ने। यहाँ के किसानों ने पथिक को बुलाया था, लेकिन पथिक ने समय का अभाव बताकर इस आंदोलन का नेतृत्व किसको दे दिया? रामनारायण चौधरी को। तो चौधरी के नेतृत्व में 1941 में ये 1921 में मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और हमने इसी आंदोलन के दौरान यहाँ के जो ठिकानेदार थे वो थे अनूप सिंह। बेगू के जो ठिकानेदार थे वो थे अनूप सिंह। तो अनूप सिंह ने पथिक के कहने पर किसानों से एक समझौता कर लिया था। पथिक के कहने पर किसानों से एक समझौता कर लिया था आपके अनूप सिंह, ठिकानेदार अनूप सिंह ने। लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को नहीं मानते हुए इस समझौते को बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी।
इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने क्या कहा था? बोल्शेविक समझौता कहा था। और इस समझौते को मानने से मना करते हुए इस अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था। और इसकी जगह यहाँ का मतलब कहूं प्रशासक, बेगू का प्रशासक लाला अमृतलाल को बनाया था। यहाँ का प्रशासक बनाया था किसको? लाला अमृतलाल को। तो लाला अमृतलाल आ गया बेगू यहाँ पर अनूप सिंह की जगह, क्योंकि अनूप सिंह को तो उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया और लाला अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक बनाकर भेजा था। इसी के साथ आया था ट्रेंच, बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच। तो इन दोनों ने मिलकर अब ये रिपोर्ट तैयार कर दी सरकार को देने के लिए। तो ट्रेंच की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बेगू के किसान गोविंदपुरा नामक गांव में एकत्रित हुए थे। कहां पर एकत्रित हुए थे? गोविंदपुरा गांव। तो यहां पर एकत्रित किसानों पर लाला अमृतलाल और ट्रेंच इन दोनों के आदेश पर गोलियां चलाई गई। इन दोनों के आदेश पर क्या चलाई गई? गोलियां चलाई गई। 13 जुलाई 1923 तारीख है ये कौन सी? 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 को यहां पर गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड में रूपाजी धाकड़, एक तो थे आपके रूपाजी धाकड़, यहां भी धाकड़ जाति के किसान है, और एक थे कृपाजी धाकड़। एक थे कौन? कृपाजी धाकड़। एक तो थे रूपाजी धाकड़ और एक थे आपके कृपाजी धाकड़। ये दोनों किसान यहां पर क्या हुए थे? शहीद हुए। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ इस गोलीकांड में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो गोविंदपुरा गांव की घटना हुई थी इसी आंदोलन के दौरान। तो ध्यान देना, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इन्होंने स्टार्ट किया था इस आंदोलन को 1921 में मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से। तो यहाँ के ठिकानेदार अनूप सिंह ने किसानों से एक समझौता कर लिया था पति के कहने पर इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने नहीं मानते हुए इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हुए अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया और उसकी जगह लाला अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बनाया था। इसके साथ आया था बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच। तो इन दोनों ने रिपोर्ट तैयार की और इन्हीं की रिपोर्ट पर बेगू के किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होकर इसकी रिपोर्ट पर विचार कर रहे थे। तब लाला अमृतलाल और ट्रेंच ने इनको जाने को कहा तो नहीं माने। तो 13 जुलाई 1923 को इन दोनों के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ ये दो किसान यहां पर क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो ये बेगू किसान आंदोलन था। बोल्शेविक समझौता, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, गोविंदपुरा गांव, 13 जुलाई 1923। तो ये ध्यान रखिएगा, मेनाल का भैरूकुंड और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये दो चार बातें इस आंदोलन से आपसे पूछी जा सकती है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, जो इस समय पर राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ गांव किस जिले में है? यह है आपका बांसवाड़ा। वागड़ का जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में पड़ता है एक आनंदपुरी स्थान, उसके पास पड़ती है मानगढ़ पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था? गोविंदगिरी थे गोविंदगिरी ने जो थे उन्होंने भीलों का सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए भगत आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन चलाया था और इस भगत आंदोलन जो इन्होंने चलाया वो संप सभा के माध्यम से। अब ये गोविंदगिरी ने भीलों को मतलब उनकी नैतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के, मांस मदिरा छोड़ने, चोरी डकैती छोड़ने, रोजगार करने की शिक्षा देना, अपने बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा देने की, मतलब उनको चोरी डकैती और मांस मदिरा छोड़ने की सलाह देना, रोजगार करने की सलाह देना और अपने बच्चों को शिक्षित करने की सलाह देना। ऐसा ही उद्देश्य लेकर गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में, 1883 में की थी। और ये की थी कहां पर? सिरोही में। तो अभी इसी संप सभा का अधिवेशन आयोजित हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। और इसी पहाड़ी पर ये जो मानगढ़ पहाड़ी, जिससे आप राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में पड़ती है, पर 17 नवंबर 1913 को भीलों का एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, संप सभा का सम्मेलन।
इसका सम्मेलन था, ये संप सभा का सम्मेलन आयोजित हो रहा था। तो इस सम्मेलन पर मेवाड़ सरकार की सेना के द्वारा, मेवाड़ भीलकोर मेवाड़ सरकार की सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई। मेवाड़ सरकार की जो अंग्रेजी सेना थी उसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर गोलियां चलाई गई। तो इस गोली कांड में लगभग 1500 भील मरे थे। लगभग कितने भील मरे यहाँ पर? 1500 भील यहाँ पर मारे गए। तो अभी इसी घटना को हम कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये किस जिले की बात कर रहे हैं हम लोग? बांसवाड़ा जिले में पड़ता है अभी वर्तमान मानगढ़ धाम, जिसे आप जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। कब हुआ है? तो ये हुआ है 17 नवंबर 1913 को। और यही मानगढ़ नामक स्थान जो ये कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गोविंद गिरी के द्वारा भीलों का सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए जो भगत आंदोलन चलाया था, उसी के अंतर्गत उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। और संप सभा का अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा था। मेवाड़ सरकार के द्वारा उस पर गोलियां चलाई गई। इसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये कहां पर है? राजस्थान में मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। कौन कौन सम्मिलित हुए? ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। 7 चरणों में चला था। और कब तक चला था? तो 1 नवंबर 1956 तक। तो ये जो पहला चरण बना था उसका नाम दिया था मत्स्य संघ। नामकरण की सिफारिश की थी KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। 18 मार्च 1948 को स्थापित हुए मत्स्य संघ। ये बना था 18 मार्च 1948। तो 18 मार्च 1948 को बने मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल की थी। कौन कौन सी? ABCD। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। ABCD 4 रियासतें शामिल करके और आपने 18 मार्च 1948 को क्या बनाया था? मत्स्य संघ बनाया था। इसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर। की राजधानी क्या थी? अलवर। और आपने पहले चरण के जो राज प्रमुख थे, यानी मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे, वो थे उदयभान सिंह। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? उदयभान सिंह। उसके बाद अभी इस पहले चरण के जो उपराज प्रमुख थे, ये तो राज प्रमुख है आपके। राज प्रमुख का नाम क्या है? तो उदयभान सिंह। एक बनाए गए थे उपराज प्रमुख। तो उस उपराज प्रमुख जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे गणेश पाल। उपराज प्रमुख कौन थे मत्स्य संघ के? तो ये थे आपके गणेश पाल। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री, सरकार की ओर से जो एक पद बनाया गया था प्रधानमंत्री का, ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री थे आपके कौन? शोभाराम कुमावत। और इसके बाद और ये इस मत्स्य संघ का उद्घाटन मत्स्य संघ का उद्घाटन एन वी गोडगिल ने किया था। नरहरि विष्णु गोडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो NV गोडगिल ने किया था। और कहां पर किया था? तो भरतपुर के लोहागढ़ में एक स्थान है कचहरी फला। तो कचहरी फला नामक स्थान पर मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा किया गया था। तो ये 18 मार्च 1948 को बना मत्स्य संघ जो था उसमें 4 रियासतें शामिल की गई थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इसकी राजधानी क्या थी? तो अलवर। राज प्रमुख कौन थे? तो उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। उद्घाटन किसने किया था? तो NV गोडगिल ने किया था। कहां पर किया था? तो भरतपुर के लोहागढ़। तो ऐसे हालत में मत्स्य संघ की 4 रियासतें A, B, C और D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी, प्राचीन इतिहास, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब यह ताम्रवती नगरी, भारत में ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को। आहड़ जो थी, आहड़ सभ्यता, आहड़ ये जो सिविलाइजेशन, ये जो गांव था, ये कहां पर था? तो ये उदयपुर में आप देखिएगा आयन नदी। उदयपुर में कौन सी नदी है? आयन नदी जिसको आप बेड़स नदी के नाम से भी जानते हो, के किनारे।
आयन नदी या बेड़त नदी के किनारे अभी उदयपुर में आहर सभ्यता विद्यमान थी। इस सभ्यता की खोज, आहर सभ्यता की खोज की थी A.K. व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने, A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने अभिगत सभ्यता की खोज की थी। सबसे पहले इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास। फिर अभिगत इस सभ्यता की खुदाई, इस सभ्यता की खुदाई करवाई गई थी। एक तो थे रतन चंद्र अग्रवाल, एक तो कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके साथ देने आए थे H.D. सांकलिया, हसमुख दास सांकलिया, H.D. सांकलिया। तो इन दो लोगों ने मिलकर आहर सभ्यता की खुदाई करवाई थी, और खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अब आप देखिएगा, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है ताम्रवती नगरी। आपका प्रश्न के अनुसार ये क्या है? ताम्रवती नगरी। और ताम्रवती नगरी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहां से खुदाई में सबसे ज्यादा तांबा मिला है, तांबे के उपकरण मिले। आहर सभ्यता से ही राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण मिलने के कारण इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अभी इसको अभी भी वर्तमान में भी धूलकोट ही कहा जाता है। धूलकोट एक 1500 मीटर लंबा टीला है, जिसे आज भी स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। तो ताम्रवती नगरी भी इसका नाम है, धूलकोट भी इसी का नाम है। फिर आप देखिएगा, ये जो सभ्यता है इसको आगाटपुर भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है आगाटपुर, आगाट दुर्ग। इसके बाद यहां पर कोठे व गोरे की सभ्यता, तो कहा जाता है कोठे व गोरे की सभ्यता, क्योंकि यहां से आहर सभ्यता से अनाज भरने के गड़े हुए मिट्टी के मृद भांड मिले, उन्हें कोठे या गोरे कहा जाता है। तो इसे कोठे व गोरे की सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखिएगा, ये जो सभ्यता है इसे लाल व काले बर्तन वाली, लाल व काले बर्तन वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से मिट्टी के लाल और काले मिट्टी के बर्तन मिले, तो लाल काले बर्तन वाली सभ्यता भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो सभ्यता है, इस स्थान को महास्थय भी कहा जाता है। इस स्थान को क्या कहा जाता है? महास्थय, क्योंकि मेवाड़ के सभी राजाओं की छतरियां यहीं पर बनी हुई है। राणा अमर सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप के बेटा, राणा प्रताप के जो पुत्र थे राणा अमर सिंह फर्स्ट के बाद से लेकर के बाद के अंतिम शासकों तक की सभी की छतरियां कहां बनी हुई है? आहर में बनी हुई है। तो इसे महास्थय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस सभ्यता कितनी पुरानी है? तो आज से लगभग ये 4000 वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पूर्व ये गांव स्थित था। और तांबे के उपकरण मिले, तो ये ताम्र युगीन है, धातु युगीन स्थल है। उदयपुर में आय नदी के किनारे, जिसको आप बेड़स नदी भी कहते हैं। तो ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहर सभ्यता को। खोज की इसकी अक्षय कीर्ति व्यास ने, खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया ने की। उपनाम ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण मिले। 1500 मीटर लंबा एक टीला है, जिसे आज भी स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं, तो इसको भी धूलकोट की सभ्यता। इसका प्राचीन नाम है आगाटपुर या आगाट दुर्ग। इसको कोठे व गोरे की सभ्यता कहते हैं। कोठे व गोरे क्या है? तो अनाज भरने के मिट्टी के जमीन में गड़े हुए मृद भांड है, जिन्हें कोठे व गोरे कहा जाता है। यहाँ से लाल व काले बर्तन मिले मिट्टी के, इन्हें लाल व काले बर्तन वाली सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है महास्थय। ये कौन सी सभ्यता है मित्रों? तो ये है आपकी आहर सभ्यता। कितनी पुरानी? तो 4000 वर्ष पुरानी है। यहां से आपको और क्या मिला है? तो यहां से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली है। इसके अलावा यहां से आप देखिएगा, यहां से 6 तांबे के यूनानी सिक्के मिले, जिन पर यूनानी लोक देवता अपोलो का चित्र बना है। इसके अलावा ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से आपको आटा पीसने की चक्की मिली है, यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है, यहाँ से मिली है आपको मिट्टी के लाल व काले चित्रित बर्तन। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि ताम्रवती नगरी, तांबे के सबसे ज्यादा उपकरण कहां से मिले? इस सभ्यता में जो मकान बने हुए वो धूप में पकाई हुई ईंटों से बने। तो और ये जो सभ्यता के लोग थे, यहाँ के लोग अपने मृतक को आभूषण पहनाकर दफनाते थे, तो अवश्य ही वो पुनर्जीवन में विश्वास करते थे। ये सभ्यता कौन सी है आपकी? आहर। ताम्रवती नगरी, धूलकोट, महास्थय, कोठे व गोरे की सभ्यता, लाल व काले बर्तन वाली सभ्यता इसको कहा जाता है, कि खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की सबसे पहले। ताम्रवती नगरी।
प्रश्न नंबर 9, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी, किस शासक ने धारण की थी? तो ये थे आपके महाराणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, परम गुरु आदि उपाधियां, और इसके अलावा भी आप देखिएगा राणा कुंभा के द्वारा बहुत सारी उपाधियां धारण की गई थी। कौन कौन सी? तो गजपति, नरपति, अश्वपति, अश्वपति, इसके बाद राणे रासो, राणे रासो, फिर रायन रासो, परम गुरु, शेर गुरु, हाल गुरु, शेर गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, महाराजा धीराज। याद रखना, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अभिनव भट्टाचार्य, राणा कुंभा की महत्वपूर्ण उपाधियां, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। और इन्होंने धारण की कौन सी उपाधि? हिंदू सुल्तान। याद रखना, हिंदू सुल्तान है राणा कुंभा, हिंदू पति राणा सांगा। तो इन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। तो ये सारी उपाधियां धारण करने वाला मेवाड़ का जो राजा हुआ वो कौन हुआ था? आपका राणा कुंभा। याद रखना, राणा कुंभा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राणा कुंभा से एक प्रश्न अवश्य ही बनने वाला है आपकी परीक्षा में। और मुख्य रूप से इनकी उपाधियों से, इनकी पुस्तकों से, इनके स्थापत्य से, इनके युद्धों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पर एक ना एक प्रश्न जरूर निकलेगा राणा कुंभा से। तो राणा कुंभा के द्वारा ये सारी उपाधियां धारण की गई थी। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के किस किले, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? याद ध्यान रखिएगा, जल दुर्ग, जल दुर्ग यानी ओदक दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार के किले पाए जाते हैं। मैंने फर्स्ट पेपर में आपको पूरी व्याख्या करते हुए बताया 9 प्रकार के किले, 9 श्रेणियां हैं। एक तो जल दुर्ग या ओदक दुर्ग होता है, जिसके चारों तरफ में लिख देता हूं। अब ये सब किसके अनुसार है? ये है शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के किले, मतलब कितनी श्रेणियों के किले पाए जाते हैं? तो 9 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो एक तो ये जल दुर्ग है, जल दुर्ग जिसे ही कहते हैं ओदक दुर्ग, जल दुर्ग जिसे ही कहते हैं ओदक दुर्ग। ऐसा दुर्ग, ऐसा किला जिसके चारों तरफ जल ही जल हो। तो अभी ऐसे राजस्थान में 2 किले हैं। एक तो ये रहा आपका गागरोन का किला, जो काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। और एक किला अगर भैंसरोडगढ़ भी जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे कहते हैं हम राजस्थान का वेल्लोर। एक तो जल दुर्ग हो जाएंगे, जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। एक वन दुर्ग हो जाएंगे, वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग, ऐसा किला जो घने घने वन में स्थित हो। एक हो जाएगा आपका गिरी दुर्ग। याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दुर्ग हैं वो गिरी दुर्ग हैं, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मुस्लिम आक्रमण होने लगे। तो उसके बाद देखिएगा राजस्थान के जो राजा थे, राजपूत राजाओं ने, सभी ने सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण पर्वत पर करवाया। तो ऐसे किले जो पर्वत पर स्थित है उन्हें कहते हैं हम गिरी दुर्ग। इसके बाद हो जाते हैं आपके पास गिरी दुर्ग। इसके बाद हो जाएगा आपके पास पारिधी दुर्ग। पारिधी दुर्ग ऐसा किला जिसके चारों तरफ गहरा, मतलब घना, मतलब परकोटा हो, विशाल परकोटा हो, दीवार बनी हुई है, प्राचीर बनी हुई हो, वो कहलाएगा पारिक दुर्ग। एक दुर्ग होता है आपका पारिक, एक तो पारिधी दुर्ग हो गया। पारिक दुर्ग तो क्या है? परकोटे वाला, जिसके चारों तरफ क्या बना हो? परकोटा बना हो। एक दुर्ग है आपका पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग चारों तरफ, इस किले के चारों तरफ गहरी खाई हो, गहरी खड्डा हो, वो कहलाएगा पारिक दुर्ग। एक होता है एरंड, एक होता है एरंड दुर्ग, जहां पहुंचने का रास्ता कठिन हो, जैसे रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, एरंड दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। एक हो जाएगा सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जहां पर हमेशा सहायता करने वाले बंधुजन रहते हो, सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक दुर्ग हो जाता है सैन्य दुर्ग, जिसमें हमेशा सैनिक रहते हो। राजस्थान के सारे किले इस श्रेणी में आते हैं, सैन्य दुर्ग हो जाएगा। और एक हो जाएगा धानव या धानवन दुर्ग। दानव या धानवन दुर्ग ऐसा किला जिसके चारों तरफ रेत ही रेत,
इसके चारों तरफ क्या हो, रेत ही रेत, तो रेगिस्तान, तो ऐसा किला हो जाएगा धानव दुर्ग। तो शुक्ल नीति के अनुसार राजस्थान में ये 9 प्रकार के किले हैं। और ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो किस श्रेणी से पूछ रहा है, जल दुर्ग या औदक दुर्ग। तो राजस्थान में किस दुर्ग को आप जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं, ये गागरोन का किला कौन सी नदी के किनारे, तो काली सिंध और आहू, किसके संगम पर बना हुआ है ये, काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। और तो ये हो जाएगा आपका कौन सा किला, ये हो जाएगा जल दुर्ग। ये 9 प्रकार की श्रेणी है। और जल दुर्ग में पूछे तो एक तो गागरोन का किला और एक भैंसरोडगढ़ भी ध्यान रखना। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है, जबकि गागरोन का किला किस नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो रामगढ़, बारा, रामगढ़ में है, बारा में भंड देवरा का मंदिर, भंड देवरा मंदिर। अब इस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और इसी मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। तो मिनी खजुराहो कहो या हाड़ौती का खजुराहो कहो, ये रामगढ़ नामक स्थान पर है, जिसका नाम है भंड देवरा। इसको बनवाया था मलय वर्मा ने। किसने बनवाया था, मलय वर्मा ने बनवाया था। तो ये हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। ध्यान देना, खजुराहो ये क्या है, खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश में और विशाल परिसर में, एक बहुत लंबे परिसर में बहुत सुंदर मंदिर बने हुए। तो हाड़ौती में ऐसे ही खजुराहो जैसे मंदिर कहां पर है, तो यह है भंड देवरा बारा, रामगढ़ भंड देवरा बारा, ये बारा जिला है। तो अभी ना इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। और ये हाड़ौती में होने के कारण ये हाड़ौती का खजुराहो भी कहलाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया, मलय वर्मा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का खजुराहो, अर्थात राजस्थान में ऐसे जैसे खजुराहो में मंदिर हैं वैसे सबसे बड़े मंदिर कहां पर है, तो राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू। किराड़ू जो पड़ता है कहां पर, बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर। तो राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछे तो भंड देवरा बारा, हाड़ौती का खजुराहो पूछे तो भी भंड देवरा बारा। और एक है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ में भी है ऐसे मंदिर, तो उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये कौन सा मंदिर है, तो यह है जगत अंबिका, जगत अंबिका माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया राणा राज सिंह। इस मंदिर को बनवाया था राणा राज सिंह ने, जो उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर। जगत अंबिका माता मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। इसको बोलते हैं मेवाड़ का खजुराहो। इस प्रकार 3 खजुराहो है राजस्थान में। एक तो राजस्थान का खजुराहो जो किराड़ू बाड़मेर में, राजस्थान का मिनी खजुराहो जिसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, रामगढ़ भंड देवरा बारा में मलय वर्मा ने बनवाया। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर, जिसको राणा राज सिंह ने बनवाया, कहां पर, उदयपुर में। तो ये 3 खजुराहो है हमारे राजस्थान में, मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो जिसको कहेंगे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर राणा राज सिंह के द्वारा बनाया। प्रश्न नंबर 12, हवा महल, हवा महल का निर्माण करवाया गया। हवा महल जयपुर में है, कहां पर है, जयपुर में। हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के राजा कौन है, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जिनके शासनकाल को जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व 22 कहा जाता है। तो यही सवाई प्रताप सिंह थे जिन्होंने 1799 में जयपुर में, 1799 में जयपुर में ये 5 मंजिला हवा महल की, कितनी मंजिलें, 5 मंजिला, 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया था। तो अभी ये जो हवा महल है इसका वास्तुकार कौन था, कारीगर, इसका वास्तुकार था लालचंद। हवा महल का वास्तुकार कौन माना जाता है, लालचंद उस्ताद, लालचंद उस्ताद इसका पूरा नाम, लालचंद उस्ताद। फिर अभी ये जो आपका हवा महल है इसमें कुल मिलाकर कितने झरोके, कितनी खिड़कियां हैं, रोशनदान कहो, खिड़कियां कहो या झरोके कहो,
झरोखे कितने हैं? तो इसमें है 953 झरोखे। कितनी खिड़कियां हैं? 953, 953 खिड़कियां हैं। अब अभी को इसको बनाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो राज परिवार की महिलाओं के द्वारा अभी जयपुर के विभिन्न उत्सव होते हैं, 30 की सवारियां निकलती, गणगौर की पूजाएं होती, गणगौर की सवारियां निकलती है, तो वो सवारियां देख सके। तो 953 खिड़कियों वाला हवा महल, 5 मंजिला हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में बनवाया गया था। इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। अब इसकी आकृति यानी इसकी डिजाइन कैसी है? तो इसकी डिजाइन है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी क्या है? आकृति है। और इसकी जो 5 मंजिलें, ये 5 मंजिलें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हवा महल की 5 मंजिलें कौन कौन सी? हवा महल की 5 मंजिलें कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर मैं कहूं कि भाई आपको मैं ऊपर से ला रहा हूं, ऊपर से सबसे ऊपर 5वीं मंजिल, 5वीं जो है टॉप फ्लोर जिसको कहेंगे वो है हवा मंदिर। सबसे ऊपरी कौन सी है? तो हवा मंदिर। फिर प्रकाश मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर रतन मंदिर और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर शरद मंदिर। ये सबसे नीचे की है। तो HPVRS ये ऊपर से नीचे चल रही है। हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और शरद मंदिर, ये 5 मंजिलें हवा महल की, जिसका निर्माण किसने करवाया है? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया 1799 में। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ताद। और इसमें कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो 953। इसकी आकृति कैसी है? तो कृष्ण के मुकुट के समान। तो ये हवा महल है जो बनवाया गया किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, जसवंतथड़ा स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जोधपुर, मेहरानगढ़ की तलहटी में। कहां पर है? जोधपुर में, मेहरानगढ़ की तलहटी में। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे। जसवंत सिंह फर्स्ट। महाराजा जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह ने बनवाया था। जसवंतथड़ा बनवाया किसने? सरदार सिंह ने। महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे सरदार सिंह, तो सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जसवंतथड़ा बनवाया था, जिसे मारवाड़ या राजस्थान, ध्यान रखना, मारवाड़ का पूछे या राजस्थान का ताजमहल, बहुत सुंदर महल है एक, जो जोधपुर के किले की तलहटी में बना हुआ है, सरदार सिंह के द्वारा बनवाया गया अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में। कहां पर है? तो जोधपुर में, मेहरानगढ़ के तलहटी में बना हुआ है ये आपका जसवंतथड़ा। इसे आप मारवाड़ या राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ का या फिर कहां का? राजस्थान का ताजमहल इसे कहा जाता है। तो जसवंतथड़ा आपका स्थित है कहां पर? जोधपुर में, मेहरानगढ़ किले के नीचे। प्रश्न नंबर 14, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो अब ये किशनगढ़ चित्र शैली जो मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली मानी जाती है का स्वर्ण काल माना जाता है नागरीदास, जिनका मूल नाम है महाराजा सावंत सिंह। महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ चित्र शैली का गोल्डन पीरियड, सबसे अच्छा टाइम, स्वर्ण युग कहा जाता है। और अभी इनके समय जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे निहाल चंद मोरध्वज। इनके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे कौन? निहाल चंद मोरध्वज ने अभी बनी ठनी के चित्र बनाए थे। इसके चित्र बनाए थे बनी ठनी, और ये बनी ठनी कौन थी? तो ये यहाँ के राजा सावंत सिंह जी की दासी थी बनी ठनी। मोरध्वज निहालचंद ने बनी ठनी के सारे चित्र मोरध्वज निहालचंद ने बनाए,
और ये जो बड़ी ठणी है, इस बड़ी ठणी को डॉक्टर एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। तो क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। तो कहा था भारत की मोनालिसा। तो बनी ठनी के चित्र, इस चित्र शैली की सबसे प्रमुख विशेषता बनी ठनी जिसे आबिका सावंत सिंह जी ने राधा के रूप में चित्रांकित करवाया था और सावंत सिंह स्वयं को उन्होंने कृष्ण के रूप में चित्रांकित करवाया था। और बनी ठनी के सारे चित्र किसने बनवाए थे? निहाल चंद मौर्ध्वज ने। और इसी बनी ठनी को डॉक्टर एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा इसको? भारत की मोनालिसा। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय, वायरल करने का काम भी डॉक्टर एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने किया था। बनी ठनी के चित्र पर भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट भी जारी किया है। इसको लघु आश्चर्य भी कहा जाता है। इस प्रकार ये जो काल है, ये किसका काल है? महाराजा सावंत सिंह का, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम बदलकर नागरिदास कर लिया था और अपना अंतिम समय वृंदावन में गुजारा था इस बनी ठनी के साथ। बनी ठनी जो सावंत सिंह जी की ही दासी थी और इसका संबंध दिल्ली से माना जाता। तो ये आपके कौन सी चित्र शैली है? किशनगढ़ चित्र शैली। और इसका प्रमुख चित्र कौन सा है? बनी ठनी। और स्वर्णकाल किसका हो जाएगा? महाराजा सावंत सिंह, जिनको नागरिदास के नाम से भी जान। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? किस शासक के द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? तो अभी इसको लाने का काम सबसे पहले मानसिंह फर्स्ट ने किया था। मानसिंह फर्स्ट इस कला को सबसे पहले लेकर आए थे। कौन? मानसिंह फर्स्ट। कहां से? लाहौर से लेकर आए। कहां से लेकर आए थे? लाहौर से। लेकिन ये कला क्या हो गई थी? धीरे धीरे समाप्त हो गई। मानसिंह जी लेकर आए सबसे पहले लाहौर से इसको जयपुर, तो ये कला धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। इसके बाद आगे राम सिंह सेकेंड हुए थे। ये तो फर्स्ट सबसे पहले कौन लेकर आया? तो मानसिंह फर्स्ट लेकर आए थे। कहां से लाए थे? लाहौर से। पर ये ब्लू पोट्री समाप्त हो गई थी। इसके बाद आगे राजा हुए थे सवाई राम सिंह सेकेंड। सवाई राम सिंह सेकेंड। तो सवाई राम सिंह सेकेंड ने इस कला को पुनर्स्थापित करवाया था। इस कला को क्या करवाया था? पुनर्स्थापित करवाया था। तो सबसे पहले तो लेकर आए इसको मानसिंह फर्स्ट और पुनर्स्थापित किसने करवाया? तो राम सिंह सेकेंड ने। इन्होंने दो कलाकारों को, कालू कुम्हार और एक था चूड़ामणि कुम्हार, एक तो कालू कुम्हार और एक चूड़ामणि कुम्हार, तो इन दो कलाकारों को इसने, राम सिंह सेकेंड ने इन दोनों कलाकारों को आगे दिल्ली भेजा था ब्लू पोट्री का काम सीखने के लिए, भोला कुम्हार के पास। कहां भेजा था? तो भोला कुम्हार के पास भेजा था। और फिर जब ये दोनों कला सीख गए, इस कार्य को सीख गए, तो इसी राम सिंह सेकेंड ने जयपुर में बनवाया था मदरसा ए हुनरी। जयपुर में एक संस्था बनाई जिसका क्या नाम है? मदरसा ए हुनरी बनवाई थी। तो इन दोनों कलाकारों को उसने यहां नियुक्त कर दिया। तब से ये कला वापस दोबारा जयपुर में विकसित हो गई। मदरसा ए हुनरी का नाम वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोबारा पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? राम सिंह सेकेंड को। तो सबसे पहले तो लेकर कौन आए? मानसिंह फर्स्ट लाहौर से, लेकिन ये समाप्त हो गई। फिर राम सिंह सेकेंड ने इसको दोबारा पुनर्स्थापित करवाया जयपुर में और मदरसा ए हुनरी बनाकर कालू कुमार और चूड़ामणि कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया था। तब से कला वापस जयपुर में विकसित हो गई है। अच्छा, ये कला है क्या? तो अभी ये क्या करते हैं? कांच, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से, कौन से रंग से? ब्लू रंग, ब्लू पोट्री, नीले रंग से चित्रकारी करते, इसे ब्लू पोट्री कहते हैं। और ये जो कला है, ये कला उद्गम प्रारंभ कहां से हुआ? इसका सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुई? तो इसका उद्गम हुआ था पर्शिया से। कहां से उद्गम हुआ इसका? पर्शिया, ईरान। पर्शिया जो कहां पड़ता है? ईरान, फारस की खाड़ी से आया ये, पर्शिया ईरान से आया है। और अभी इस कला को अगर पूछे आज पूरे संसार में कहां की फेमस है? तो जयपुर की। और इस कला को पूरे संसार में वायरल करने का, प्रसिद्ध करने का श्रेय पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत को दिया जाता है। इसको दिया जाता है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत।
तो उन्होंने क्या किया है, इस कला को क्या किया है, प्रसिद्ध किया है। तो आपसे पूछे ब्लू पोट्री के राजस्थान के सबसे प्रमुख कलाकार कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत। अभी स्वर्गीय हो गए, पर उन्होंने इस कला को पूरे संसार में क्या किया था, प्रसिद्ध किया था, वायरल किया। ऐसे हालत में ये कला है आपकी ब्लू पोट्री। इसको सबसे पहले तो मान सिंह फर्स्ट लाए और दोबारा इसको पुनर्स्थापित किसने किया, तो राम सिंह सेकंड। प्रश्न नंबर 16, मोलेला ग्राम, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव, ध्यान दीजिएगा, ये मोलेला है आपकी टेराकोटा पद्धति से मूर्तियां बनाना। टेराकोटा पद्धति से क्या बनाना, मूर्तियां बनाना। अब ये टेराकोटा पद्धति से मूर्तियां बनाना, और ये मोलेला गांव कहां पर है, तो ये राजसमंद में। कहां पर है ये, राजसमंद। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो मोहनलाल प्रजापति। इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मोहनलाल प्रजापति। पद्मश्री, इनको मिला है पुरस्कार कौन सा, पद्मश्री। ध्यान दीजिएगा, मोलेला गांव में काली चिकनी मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी से जैसे कुम्हार मटके बनाता है उस तरीके से, तो क्या करते हैं, ये काली चिकनी मिट्टी से लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, अन्य बर्तन आदि बनाते हैं, फिर उनको बनाकर धूप में सुखा लेते हैं, और धूप में सुखाकर उन पर कलर कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है, और रंग करके उनको आग में तपा लेते हैं, आग में गर्म कर लेते हैं। तो ये पद्धति है टेराकोटा पद्धति। अब वो जो आपने मिट्टी के बर्तनों को आग में गर्म कर लिया तो वो मजबूत हो गई, वो नहीं टूटने वाली। तो यही पद्धति क्या है आपकी, टेराकोटा पद्धति, जो कहां की, मोलेला गांव राजसमंद की है। इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो मोहनलाल प्रजापति, जिनको क्या मिला है, इस कला के लिए पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। और ये कला इस क्षेत्र में ईसा पूर्व से अभी चली आ रही है, क्योंकि आहार से भी एक टेराकोटा पद्धति की वृषभ की मूर्ति मिली, और आहार जो उदयपुर में, और उदयपुर से अलग हुआ है आपका राजसमंद। तो ये कला यहाँ पर ईसा पूर्व से विद्यमान, और आज तक भी टेराकोटा पद्धति। इसके लिए अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान का, तो ये मोलेला गांव, मोडेला, इसका गांव नाम था पहले मोडेला, अभी मोलेला कहते हैं इसको। कौन सा जिला है, तो राजसमंद। ओलियू, ओलियू, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन में, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर पर संबंधित है। अब ये गीत है, ये क्या है, गीत। ओलियू का शाब्दिक अर्थ होता है याद। ओलियू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद। और अब ये याद किस, याद मतलब तरह से गीत जो है ये कब गाया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर पुत्री के विदाई के समय, ये रहा, विवाह के अवसर पर पुत्री की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है ओलियू गीत। ओलियू का अगर शाब्दिक अर्थ पूछते हैं तो ओलियू का मतलब क्या होता है, याद। आप नहीं बोलते कई बार, मन तो ओलियू आ रही, मतलब ओलियू आ रही है, तो ओलियू आ रही मतलब याद आ रही। किसकी याद आ रही, तो भाई किसकी याद आ रही, तो ओलियू। तो ओलियू का मतलब क्या है, याद। और ये गीत है, गीत कब गाया जाएगा, ये तो ये गाया जाएगा पुत्री के विवाह के अवसर पर, विदाई के समय, विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। राजस्थान का बहुत प्रमुख गीत, जिसको कहते हैं ओलियू गीत। प्रश्न नंबर 18, वाद्य यंत्र सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वाद्य यंत्र दे रखे और उनको आपको सुमेलित करना है। इकतारा, अभी वो इकतारा, इकतारा क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक तारा, जिसमें एक तार लगा है, इकतारा बोले, एक तार, तो तत्वाद्य यंत्र है। इकतारा कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा, अलगोजा एक तरह से कहूं तो बांसुरी की तरह होता है, बांसुरी की तरह होता है, इसमें फूंक मारती है। ध्यान देना, तत्वाद्य यंत्र किसे कहेंगे, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तारों से, तारों को छूने से वो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो तत्वाद्य। तारा कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा, सुशीर, जिसमें आप क्या करेंगे, फूंक मारकर आवाज, बांसुरी हो गई, या आपको जैसे आप कोई भी बैंड बाजा वगैरह, पुपारी वगैरह बजाते हैं तो उस तरह में क्या, वो सब क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र। तो अलगोजा कौन सा है, सुशीर। झांझ, झांझ, झांझ है ये घन वाद्य यंत्र। ये कैसे बना है, मतलब चोट करने पर, जैसे होते हैं ना थाली वगैरह इस टाइप के होते हैं ना, टन टन बजते हैं उस टाइप का। तो ये झांझ क्या है, घन वाद्य यंत्र है। और मांदल, चमड़े से मंडा हुआ, तो चमड़ा, जिस पर चमड़ा मंडा हुआ है, अवनद वाद्य यंत्र है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सुमिलित हो जाएगा। देख लीजिए, ए यानी इकतारा, इकतारा किससे, इकतारा क्या है, तो दो है, यानी तत्वाद्य यंत्र है। फिर बी अलगोजा, अलगोजा सुशीर है, यानी तीन। उसके बाद झांझ,
जांज हो जाएगा आपका गण यानी सी, सी का क्या हो जाएगा एक। उसके बाद मांदल डी, मांदल यानी अवनदे, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 2 3 1 4 देख लीजिए, 2 3 1, ये रहा 2 3 1 4 सुमेलित हो गया इस प्रकार से। तो ये वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र इकतारा क्या है, तो इकतारा तत्वाद्य यंत्र, तार को छेड़ने पर आवाज निकलेगी। अलगुजा क्या है, सुशिर है, सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक मारना पड़ेगा उसमें। जांच क्या है, तो ये टकराने से, चोट करने से, जैसे थाली वगैरह होती, चोट करने से आवाज निकलती, तो घन वाद्य यंत्र। मादल क्या है, तो मादल में क्या होगा, एक तरह से चमड़ा मंडा होगा, चमड़े पर चोट करने से आवाज निकलती, तो अवनद है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये सुमेलित हो गया आपके सामने, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, नृत्य आ गए। अब बम रसिया नृत्य, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है, कहां का है, तो अभी ये है मेवात प्रदेश का, अलवर भरतपुर। मेवात प्रदेश का मतलब क्या है यहाँ पर, अलवर, अलवर और भरतपुर। मेवात, मेवात में ध्यान दीजिएगा, ये जो नृत्य है ये होली के अवसर पर, बम रसिया नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बम रसिया नृत्य होली के अवसर पर मेवात प्रदेश में पुरुषों के द्वारा नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। अब इसमें एक बड़ा ढोल, बड़े ढोल को हम नगाड़ा बोलते हैं, बड़े ढोल को आप क्या बोलते हैं, नगाड़ा। बड़ा ढोल दोनों हाथों से बजाया जाता है, तो अभी बड़ा ढोल बजाया जाता है, इस बड़े ढोल को ही बम कहते हैं, इस बड़े ढोल को ही क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। इस नृत्य में एक बड़ा ढोल दोनों हाथों से बजाया जाता है, नगाड़ा बजाता है, बड़ा ढोल या नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम बम कहते हैं। और इस नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसे रसिया कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रसिया। तो अभी इस प्रकार इस नृत्य का नाम क्या हो गया है, बम रसिया नृत्य। ध्यान देना, इस नृत्य को बम नृत्य भी कह देते हैं कई बार। तो बम का मतलब तो हो गया बड़ा ढोल नगाड़ा, और रसिया यानी हो गई इस नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उन्हें रसिया कहते हैं। इस प्रकार ये बम रसिया नृत्य और अलवर भरतपुर क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नृत्य है ये, और ये यहाँ पर किया ही जाता है 100%। कब, तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। कैसे करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ढोल यानी क्या, एक नगाड़ा, एक दोनों हाथों से बजाया जाता है, इसे बम कहते हैं, और इस नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसे रसिया कहते हैं। तो इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, बम रसिया नृत्य हो गया है। अलवर भरतपुर मेवात प्रदेश में ये होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव ध्यान दीजिएगा, फूलडोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, शाहपुरा में मनाया जाता है। और इस पीठ की स्थापना किसने की है, तो रामचरण जी ने, रामचरण जी, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामचरण जी ने इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की थी शाहपुरा में। तो वहां पर अभी राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। और ये महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये स्टार्ट होता है चैत्र कृष्ण प्रथमा, चैत्र कृष्ण प्रथमा से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण प्रथमा से कहां तक, पंचमी तक फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में, जो किसके द्वारा स्थापित की गई, रामचरण जी के द्वारा। और रामचरण जी कौन है, तो राम स्नेही संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो वहां मनाया जाता है ये चैत्र कृष्ण प्रथमा से पंचमी तक, दुलंडी, चैत्र कृष्ण प्रतिमा को आप दुलंडी मनाते हैं, इससे लेकर पंचमी तक। हम दुलंडी खेलते हैं रंगों से, ये दुलंडी खेलते हैं फूलों से। फूलडोल महोत्सव, फूल फेंकते हैं एक दूसरे पर। और ये कहां मनाया जाता था, शाहपुरा में रामचरण जी के द्वारा बनाई गई पीठ पर, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ पर यह उत्सव मनाया जाता है। तेजाजी का जन्म स्थल, तेजाजी का जन्म स्थल है, तेजाजी का जन्म याद रखना, तेजाजी का जन्म खरनाल, खरनाल नामक स्थान है जो नागौर में पड़ता है। खरनाल नागौर में 1073
माघ शुक्ल 1073 में मनाया जाता है माघ शुक्ल चतुर्दशी को। तो जी का जन्म कब हुआ है? तो 1073 ईस्वी। अब आप ईस्वी सन में आप कितने वर्ष जोड़ेंगे कि विक्रम संवत आ जाएगा? तो ईस्वी सन में आप जोड़ेंगे 57 वर्ष। कितने वर्ष जोड़ेंगे? 57 वर्ष जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए 7 3 10, 5 7 12, 1120 विक्रम संवत। अगर पूछे विक्रम संवत कितना है तो 1120 विक्रम संवत माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। ईस्वी सन पूछे तो 1073 ईस्वी में। अब किसके घर हुआ था? तो तेजाजी के जो पिताजी थे, तेजाजी के जो पिताजी थे वो थे ताहर जी। तेजाजी के पिताजी कौन थे? ताहर जी जाट। याद रखना तेजाजी जाट है, धोलिया गोत्र के जाट। इनकी माता जी कौन थी? तो इनकी माता जी थी राम कुंवरी। इनकी माताजी का नाम है राम कुंवरी या राजकुंवरी, राम कुंवरी या राजकुंवरी। और इनकी पत्नी कौन है? तो इनकी पत्नी है पेमल, पेमल दे। रामचंद्र जी की पुत्री पन्हेर अजमेर के रहने वाले थे। और तेजाजी की घोड़ी भी पूछी जाती कभी कभी। तेजाजी की घोड़ी, इनकी घोड़ी है लीलन। तेजाजी की घोड़ी क्या है? लीलन, जिसको सिंगारी भी कहते हैं। लीलन को आप क्या बोलते हैं? सिंगारी बोलते हैं। ध्यान रखना राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता तेजाजी, पर ध्यान रखना ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इनका जन्म स्थान है खरनाल नागौर में। और अगर पूछे आपसे इनका जन्म कब हुआ है तो 1073 ईस्वी अर्थात माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रम संवत 1120 में। ध्यान रखना ईस्वी सन में आप 57 साल जोड़ते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है। तो 1120 विक्रम संवत माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म ताहर जी जाट के घर पर खरनाल नागौर में हुआ था। मम्मी इनकी राजकुंवरी या राम कुंवरी, पत्नी इनकी पेमल दे और घोड़ी इनकी लीलन। ये है आपके सांपों के देवता। कौन है? सांपों के देवता, काला व बाला के देवता। ये अब धोलिया वीर, धोलिया गोत्र के जाट है तो धोलिया वीर है ये। और ये गायों के रक्षक भी हैं और इनको कहा जाता है कृषि के उपकारक देवता। ये तेजाजी आपके जिनका जन्म कहां हुआ है? खरनाल नागौर में हुआ है ताहर जी जाट के घर पर। आगे अगले प्रश्न पर प्रश्न नंबर 22। कटपटे चौकी डमरू एवं सारण की वाद्य यंत्रों के साथ इस तेजी से गीत गाते हैं। ये राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत, राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत, राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत जो है ये चील माता का माना जाता है। किसका माना जाता है? चील माता। तो चील माता का जो सबसे लंबा लोकगीत होता है इसे कटपटे जोगी डमरू और सारंगी नामक वाद्य से के साथ गाते हैं। आगे से लोकगीत को चिरंजा कहते हैं। चील माता के लोकगीत को क्या बोलते हैं? चिरंजा। चील माता कहाँ है? चील माता है रेवासा सीकर में। माता कहां पर है? तो यह है रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में हर्ष पर्वत पर, रेवासा सीकर में हर्ष पर्वत पर चौहान शासक अट्टड़ ने बनवाया। चौहान शासक अट्टड़ ने 1003 कहां बनवाया? रेवासा में हर्ष पर्वत। जगंती बाई, चील माता का पूर्ण नाम है जगंती बाई। और आप ये एक विशेष अवसर पर ढाई प्याला शराब का सेवन करती है। तो इन्हीं का राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है, जिसे कटपटे जोगी डमरू और सारंगी नामक वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। और इस गीत को कहते क्या है? चिरंजा कहते हैं। तो अगर आपसे राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तो चील माता का। लेकिन आपसे पूछते राजस्थान में लोक देवता, राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत,
लोक देवताओं में अगर पूछते राजस्थान में सबसे लंबा लोक की तो फिर रामदेव जी का है, इसका है रामदेव जी का। और अगर वो सीधा सीधा पूछते कि राजस्थान में सबसे लंबा लोक किसका है, पूछे की माता का है, तो कौन गाता है, तो तलपटे जो भी गाते हैं डमरू और सारंगी नामक बातें से क्या कहते हैं, तो चिरंजा। और पूछे अलग से राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे लंबा लोक की, तो फिर वो रामदेव जी का हो जाएगा। और सभी में पूछे तो जय माता, राणा से पूछे तो फिर लोक देवता पूछे तो रामदेव जी, और जय माता लोक तो जय माता। और सब में पूछे कि सबसे लंबा लोक की पूछा है तो वो जय माता का है। देवासा सीकर में अस्पुर और एक जो आपने आजीन माता है, इनको मंदिर का निर्माण करवाया हटन या हटन के 1042 में कहां पर, देवासा के खास पर्वत पर। ये आपकी कौन है, जीव माता। प्रश्न नंबर 3, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का मेला, सीतामढ़ी का मेला जिसे शहर जनजाति का कुंभ कहते हैं, यानी शहर जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। जहाँ लगता है, कहाँ लगता है, बारिश में लगता है बारात के केलवाड़ा। कहाँ लगता है, बारात के केलवाड़ा। बारात के केलवाड़ा में लगने वाला ये मेला संपूर्ण शहर जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और ये कब लगता है, ये लगता है ज्येष्ठ की अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या। इस अमावस्या को अभी के लिए पार्वती केरला नाम स्थापन करता है, जिसके हम शहर जाति का महाकुंभ कहते हैं। ये मेला है सीतामढ़ी का मेला, शहर जाति का सबसे बड़ा मेला। केरवाड़ा 12 में ज्येष्ठ की अमावस्या को करता है। प्रश्न नंबर 24, कल्ली तीज जिसे सातुड़ी, कल्ली तीज जिसे सातुड़ी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है। अभी भी चल रहा है कौन सा महीना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अभी ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और कहाँ मनाई जाती है, तो बूंदी। कहाँ की मस्जिदें मनाने को पूरे राजस्थान में मनाई जाती है, और कहाँ की मस्जिदें, और ये बूंदी की मस्जिदें। अभी के इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कल्ली तीज भी कहते हैं, इसी को आप बड़ी तीज भी कहते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, बड़ी तीज, और इसको बोलते हैं आप बूढ़ी तीज। तो बड़ी तीज और इसको आप क्या बोलते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं। और ये जो तीज है, ये इसकी सवाल है तो बूढ़ी की मस्जिद है। आगे इसमें तीन पर तीन महिलाएं व्रत करती है, और शाम को नीम के दर्शन करके, नीम की पूजा करके भोजन ग्रहण करती है। बाद में कृष्ण तृतीया वो मनाई जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में पोंचा, पोंचा कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अभी ये पोंचा जो है, ये आपकी महिलाओं की ओढ़नी की विशेष को, ओढ़नी विशेष, पुरुषों के सामने महिलाओं की विशेष को, महिलाओं को विशेष को नहीं, क्यों जाएगी आपकी महिलाओं की विशेष ओढ़नी, महिलाओं की विशेष ओढ़नी, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपकी पोंचा पहनाने का जो परंपरा है राजस्थान की, क्या है, तो आगे प्रसूंदा। वसुधा का मतलब क्या होता है, पहली बात बताइए, वसुधा, वसुधा यानी बच्चे को जन्म देने वाली मम्मी। जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है उस माँ को हम वसुधा कहते हैं। तो वसुधा जो होती है, उसके पीहर वाले, वसुधा के पीहर वाले बच्चे का जन्म होने पर उसके लिए पीले पीले या लाल गुलाबी, पीले या लाल गुलाबी रंग की होली लेकर आते, पीले या लाल गुलाबी रंग की क्या लाते, होली लेकर आते हैं। इस होली को ही पोंचा कहते हैं। अभी का अगर राजस्थानी कल्चर में पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है तो पीले रंग का पोंचा उड़ाया जाता है, कौन रंग का, पीले रंग का। और अगर पुत्री का जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है, तो फिर लाल गुलाबी,
पुत्रिका जन्म वाले को कौन से रंग का, लाल गुलाबी रंग का पोंचा उड़ाया जाता है। और ध्यान रखना, अगर सीधा सीधा आपसे पूछ लेते हैं कि पोंचा किस रंग का होता है, तो 100% पीले रंग का ही होता है। याद रखना, राजस्थानी कल्चर में पुत्री के जन्म को महत्व नहीं दिया गया, तो मुख्य रूप से अगर एक रंग पूछे तो वो होता है कौन सा, पीले रंग का पोंचा। तो अब वसुंधरा के पीढ़िया वाले बच्चे का जन्म होने पर और उस वसुंधरा के लिए पीले या लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी लेकर आते हैं, इसे पोंचा कहते हैं। पुत्र के जन्म पर पीले रंग का और पुत्री के जन्म पर लाल गुलाबी रंग का पोंचा उड़ाया जाता है। इसमें आगे भी जो पोंचा होता है, इसके चारों तरफ का पन्ना तो कोरा होता है, प्लेन होता है, और बीच में क्या होता है, तो बीच में आपका बड़े बड़े फूल बने होते हैं ऐसे। इसमें क्या बने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े फूल बने होते हैं, और ये चारों तरफ का जो पल्ला है वो चौड़ा होता है, प्लेन होता है, इसे पोंचा कहते हैं। और याद रखना, पोंचे का अगर एक रंग पूछे आपसे कौन सा रंग का होता है, तो पीला रंग। और तो विशेष रूप से पूछे कि पुत्री का जन्म पर कौन सा हो रहा है, तो फिर सभी उत्तर देना है लाल गुलाब। नहीं तो अगर पोंचे का रंग पूछ रहे तो 100% कौन सा रंग का है, पीले रंग का। क्षेत्रों में बनता है पोंचा, और सिर्फ कहाँ का है, तो क्षेत्रों का प्रसिद्ध है ये पोंचा होता है। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को क्या कहते हैं, पोंचा कहते हैं। ये ओढ़नी विशेष से विशेष अवसर पर आएगी, का जन्म बच्चे का जन्म होने पर उसके पीहर वाले, पुस्ता के पीहर वाले इसके लिए ओढ़नी लेकर आए। याद रखना, पोंचे का रंग पूछे तो पीला ही बताना, पूछे तो फिर लाल गुलाबी रंग का पोंचा उड़ाएगा। प्रश्न नंबर 26, ओढ़नी बांधना। मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित है, मोरनी मारना। ध्यान दीजिएगा, मोरनी मारना क्या होता है, ये मीणा जनजाति का सिस्टम। राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित और नदी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति के लोग अपने घरों की दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाते हैं। कौन से चित्र बनाते हैं, कलात्मक चित्र बनाते हैं। और इन चित्रों में जो मोर का चित्र होता है, इन चित्रों में जो मोर का चित्र होता है, उसे ही मोरनी मारना कहते हैं। उसे मीना जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, मोरनी मारना कहते हैं। मीना जनजाति के लोग सबसे ज्यादा क्षेत्र संभाग में मिलते हैं। तो मोरनी मारना परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है, मीना जनजाति में पाई जाती है। जो मोर का चित्र बनाते हैं दीवारों पर, उसे क्या बोलते हैं, मोरनी मारना है। ये परंपरा किस जनजाति के मित्रों, ये मीना जनजाति। बारात के स्वागत की रस्म, भारत के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या बारात की रस्म को शामिल, क्या कहा जाता है, शामिला या मधुपर। शामिला या फिर क्या कहा जाता है, मधुपर। क्या क्या होता है ये, वधु पक्ष। वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का पहली बार स्वागत करना, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का पहली बार स्वागत करना। बारात नहीं करना, वर पक्ष की बारात नहीं, उसका स्वागत करना और उनको जलपान कराना। आप जाते बारात से बसे उतरते, वैसे आप देखिए वधु पक्ष के लोग माला वाला पहनाते हैं आप लोगों को, और फिर आगे पानी पिलाकर आपको जलपान समोसा खिलाते हैं। उसे सामेला या मधुपर कहते हैं। सामेला संगम हो रहा है, दो पक्षों का क्या हो रहा है, यहाँ पर संगम हो रहा है। तो भारत का जो पहली बार स्वागत किया जाता है, इसे राजस्थानी परंपरा में क्या कहते हैं, शामिला या वधुपर कहते हैं। वधु पक्ष के लोग वर पक्ष का जो पहली बार स्वागत करके उनको जलपान कराते हैं, वही क्या कहलाता है, शामिला या वधुपर कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, संविधान। भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल क्या है, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका, क्या लिखा है यहाँ पर, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होती। राज्य का राजा कौन है, राज्यपाल।
तो राज्यपाल राज्यपाल आता है, तो उसके बाद हो गया कार्यपालिका। क्या होता है कि जितने भी ऑफिस होते हैं, सारा जो काम करना होता है, ऑफिस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो उसकी सारी शक्तियां राजा के पास होती है, और राज्य का राजा कौन होता है? राज्यपाल। पर राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, नाममात्र का शासक होता है। इसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, सारी शक्तियां इसके पास होती हैं अनुच्छेद 154 के अनुसार। लेकिन इसका प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करती है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। कौन सा अनुच्छेद मित्रों? अनुच्छेद 154। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में, आप बताइए, राजस्थान में आपको कितनी बार शासन लगा है? बताइए कितनी बार? 4 बार। कितनी बार लगा है राजस्थान में आज तक? 4 बार। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356 राजस्थान में लगाया आपको कितनी बार? 4 बार लगा है। आप याद कीजिएगा इसको इस तरीके से, आपको याद रखना है 7702 7702 ऐसे याद रख लीजिए। और इसके आगे की संख्या आगे 6 7 8 और 9, ठीक है। और संख्या आगे कीजिए 19 19 19 और 19। पहले पहला लगा 67 में, दूसरा लगा 1972 में, तीसरा लगा 1980 में, और चौथा लगा 1992 में। तो अब तक राजस्थान में कितनी बार? 4 बार राजपूत शासन लगा है। आप याद रख लीजिए 7702 6 7 8 9 19 19 तो 1967, 1970, 1980 और 1992, ये 4 बार राजस्थान में क्या लगा है? राजपूती शासन लगा है। 67 67 70 80 92 है इसका उत्तर हो जाएगा। 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है अब तक? तो 4 बार। आज के लिए ले रहा हूं मैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इनमें संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से हम पंचायत राज अधिनियम 1993 के नाम से भी जानते हैं। तो आगे यहाँ पर कौन सा जोड़ा गया था? यहाँ पर जोड़ा गया था 243 से 243 को। अगर मैं इसको लिखूं हिंदी में तो 243 से लेकर 243 से लेकर 243 का से लेकर 243 का ना तक, 243 कहाँ तक? ना तक। हिंदी में लिखा है तो ना, मतलब 243 में परिभाषा 243 का ग्राम सभा से लेकर कहाँ तक? 243 तक। आप ठीक है, पंचायत राज से संबंधित क्या बनाए गए? कानून बनाए गए, अनुच्छेद जोड़े गए थे। आगे का पहला वर्ण है हिंदी का और ओ, आप नीचे लाया तो का 4 10 10वां कौन सा होता है? 10वां अंग्रेजी में 10वां कौन सा होता है? ओ। 243 से लेकर 243 तक पंचायत राज से संबंधित कानून बनाए गए पहली बार। अभी का पंचायत राज जो है उसको 11वीं अनुसूची नई अनुसूची बनाएंगे, यहाँ पर 11वीं अनुसूची बनाएगी। और इस 11वीं अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित कितने विषय जोड़ेंगे? टोटल 29 विषय जोड़ेंगे। और ये जो पंचायत राज है किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ यानी न तक पंचायत राज से संबंधित आपने क्या किए गए? प्रावधान बनाए गए, नया कानून बनाया गया। और इसी के द्वारा देश में आज पंचायत राज की तीनों संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको आप पंचायत राज अधिनियम भी कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे में आप लोगों के लिए ऐसे ही अन्य नए जो पेपर है, मॉडल पेपर, उस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं समाहित करके लिए आपके लिए लेकर आऊंगा। और ये जो पेपर है, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके लिए अवश्य ही आने वाली परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।